नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कोलेटरल स्टेट जिनके बारे में पिछले 2-3 वीडियो से चर्चा चल रही है, उसके अंतर्गत सोल्स के बारे में कुछ बात करेंगे। सोल, जेल और इमल्शंस ये 3 खास कैटेगरीज हैं कोलेटरल सॉल्यूशंस की या कोलेटरल स्टेट की। तो उनमें से आज इस वीडियो में हम सोल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि सोल्स क्या है। सोल्स इनफैक्ट यदि आप देखें तो ये सॉलिड्स का सॉल्यूशन है लिक्विड्स में। इसको ठीक है, सॉलिड्स का सॉल्यूशन लिक्विड्स में। जैसे आप कह सकते हैं कि वो तो ट्रू सॉल्यूशन भी बनता है, लेकिन हम यहाँ क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि परिक्षिप्त अवस्था जो कि ठोस है, उसका परिक्षेपण माध्यम जो कि द्रव है, उसमें एक कोलोइडल सॉल्यूशन, ना कि कोई ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन जो कि पारदर्शी होता है। कोलोइडल सॉल्यूशंस हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले कि वो टर्बिडिटी लिए हुए होता है, उसमें आर्द्रता होती है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता। तो ठोस का द्रव में विलयन, परंतु कोलाइडी विलयन, उसको हम सोल्स कहते हैं। अब दो तरीके के सोल्स हैं, लियोफिलिक सोल्स और लियोफोबिक सोल्स। लियोफिलिक सोल्स जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि जहां पर परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षिप्त माध्यम, इनके कणों के बीच में यदि हाई एफिनिटी है तो वो लियोफिलिक सोल्स कहलाते हैं या द्रव स्नेही सोल कहलाते हैं। और यदि परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षिप्त माध्यम, इनके कणों के बीच में एफिनिटी बहुत कम है, तो उसको हम लियोफोबिक सोल या द्रव विरोधी सोल कहते हैं। तो इस एफिनिटी के आधार पर, यानी परिक्षिप्त अवस्था और माध्यम, इनके कणों के एफिनिटी के आधार पर हम सोल्स को दो भागों में बांट सकते हैं। अब जहां तक इनके बारे में यदि हम अलग अलग चर्चा करें, तो प्रिपरेशन की बात करें तो लियोफिलिक सोल्स ये आसानी से बनाए जा सकते हैं। अर्थात ठोस पदार्थ को, यानी परिक्षिप्त अवस्था को परिक्षिप्त माध्यम में जो कि द्रव है उसमें लेकर या डालकर या मिलाकर, और उसको यदि हम हल्का सा गर्म कर दें तो वो लियोफिलिक सोल आसानी से बन जाता है। जैसे स्टार्च है, जिलेटिन है, गोंद है, इसकी छोटी सी मात्रा हम एक बीकर में पानी लें और उसमें 1 चम्मच या 1 स्पैचुला या थोड़ा सा चुटकी भर स्टार्च मिला दें और उसको हल्का सा गर्म करें, तो आप देखेंगे कि एक कोलोइडल सॉल्यूशन अपने को मिल जाता है। और ये कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबल रहता है, ऐसा नहीं है कि ठंडा करने पर वो समाप्त हो जाएगा। तो लियोफिलिक सोल्स की प्रिपरेशन आसान है, सिंपल मिक्सिंग और हीटिंग करके हम इनको आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जो लियोफोबिक सोल्स हैं वो आसानी से नहीं बनते, बल्कि उनके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स या स्पेशल प्रोसीजर्स, कुछ अलग तरीका प्रयोग में लाया जाता है। तो लियोफोबिक सोल्स बनाने के मुख्य रूप से दो प्रोसीजर्स हैं, दो तरीके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि ये जो कोलोइडल सॉल्यूशंस में परिक्षिप्त अवस्था के कण हैं, इनका आकार
ट्रू सॉल्यूशंस से तो बड़ा होता है, लेकिन जो अवक्षेपण होता है, ये प्रेसिपिटेशन वाले पार्टिकल्स हैं, उनके आकार से कम होता है। सही, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं कि या तो हम बड़े पार्टिकल को तोड़कर और छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करें, यानी जो सस्पेंडेड या जो प्रेसिपिटेशन वाले जो अवस्था है जिसमें कि पार्टिकल का साइज बड़ा है, कई सारे कण मिलकर एक बड़ा कण बना देते हैं और नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो उसमें यदि हम पार्टिकल के साइज को छोटा कर दें किसी तरीके से, तब वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन सकता है। कोलाइडल सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेशन वाली अवस्था की बीच की अवस्था है। तो इसलिए उसको या तो हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स का साइज कम करके प्राप्त कर सकते हैं, या ट्रू सॉल्यूशंस में जहां पर पार्टिकल का साइज कम है, वहां पर हम पार्टिकल्स को एक साथ मिलाकर उसका साइज बड़ा करके उसको कोलाइडल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दो विधियां आ जाती हैं। पदार्थ के बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडी आकार का बनाना, या जो आणविक आकार के कण हैं उनको संयोजित करके बड़े आकार का, थोड़े से बड़े आकार का, यानी कोलाइडी आकार का कण बनाना। तो दो मेथड्स यहां पर हमारे पास आ जाते हैं। तो पहली प्रोसीजर डिस्पर्जन मेथड है या परिक्षेपण विधियां हैं। इस परिक्षेपण विधियां में, हिंदी में हम परिक्षेपण विधियां कहेंगे, इस परिक्षेपण विधियां में या डिस्पर्जन मेथड में हम बड़े कण को तोड़कर छोटा करते हैं। और दूसरा है कंडेंसेशन मेथड, जिस जहां कि हम कंडेंस में, आप जानते हैं कि हम पार्टिकल्स को जैसे लिक्विड या गैस को कंडेंस करके लिक्विड बनाते हैं, तो यहाँ पार्टिकल को हम पास पास लाते हैं। तो सेम वही तरीका है कि यहाँ पर हम जो ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, परीक्षित या विलेय के या परीक्षित अवस्था के, उसको मिलाकर एक बड़ा कण बनाएं और उसको कोलाइडल स्टेट में कन्वर्ट करें, तो वो कंडेंसेशन मेथड कहलाएगा। डिस्पर्जन मेथड में भी हमारे पास दो तरीके हैं। एक है मैकेनिकल डिस्पर्सन। मैकेनिकल डिस्पर्सन में क्या है, इसमें हम परिक्षिप्त किए गए जो पदार्थ हैं उनको पहले बारीक पीस लेते हैं और जिस माध्यम में इनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसमें इनका सस्पेंशन बना लेते हैं। ठीक है, यानी पदार्थ को पहले पीस कर और उसके माध्यम में उसको घोल लेते हैं। तो साइज बड़ा है तो वो एक तरीके से हो सकता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बने। तो ऐसी अवस्था में फिर हमको क्या करना है, उन पार्टिकल्स को तोड़ना है, उनके साइज को कम करना है। और ऐसी स्थिति में हम फिर उस सॉल्यूशन को एक चक्की में से गुजारते हैं। चक्की आप समझ लीजिए जैसे कि आटा चक्की होती है जो घरों में होती है, जिसमें कि दो पाटों के बीच में हम गेहूं डालते हैं और वो पिस के आटा बन जाता है। उसका साइज छोटा हो जाता है, पार्टिकल साइज। तो सेम उसी तरीके से हम इस सॉल्यूशन को एक चक्की में से, जिसको मिल कहेंगे, कोलाइडल मिल, उसमें से गुजारते हैं। और इसमें दो पार्ट होते हैं, दो पहिए आप कह लीजिए चक्के होते हैं, जो कि एक दूसरे के काफी निकट संपर्क में होते हैं और विपरीत दिशा में तीव्र गति से घूमते हैं। तो इन दो पार्टों के बीच में से जब सस्पेंडेड पार्टिकल वाला सॉल्यूशन, यानी जो या निलंबन के कण जब गुजरते हैं, तब उनका साइज छोटा होकर या वो टूटकर कोलाइडी आकार के कणों में टूट जाते हैं और विलाय के साथ मिलकर एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो एक तरीका तो ये है। और दूसरा है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड,
या विद्युत परिक्षेपण विधि, इसका विशेष नाम भी है ब्रेडिंग आर्क मेथड या ब्रेडिंग आर्क विधि। इसमें हम कोलॉइडल विलयन प्राप्त करने के लिए जिस भी धातु का कोलॉइडल सॉल्यूशन हमको प्राप्त करना है, उसके इलेक्ट्रोड्स लेकर और माध्यम में डिप कर देते हैं। ठीक है, यानी मेटेलिक किसी मेटल का यदि हमें सॉल्यूशन बनाना है तो उस दोनों मेटल्स की दो रॉड्स लेकर हम एक सॉल्यूशन में, जिसमें इसमें माध्यम में जिसमें बनाना है, मान लीजिए जल में बनाना है, तो जल में उसको डुबा देते हैं और उनके बीच में एक आर्क पैदा करते हैं, यानी स्पार्क पैदा करते हैं, तो जिसकी वजह से धातु वाष्प में बदल जाती है और ये वाष्प फिर तुरंत ही ठंडी होकर जल में संघनित हो जाती है, कंडेंस हो जाती है और कोलॉइडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाती है और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से डिस्पर्जन मेथड में हमारे पास दो विधियां हैं। कंडेंसेशन वाली विधि में भी हमारे पास दो तीन तरीके हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसमें मुख्य रूप से कुछ तत्व ऐसे हैं कि जिनकी वाष्प को यदि हम किसी विलायक में से या माध्यम में से प्रवाहित करें तो वो कंडेंस होकर कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेती है, जैसे पारा है या गंधक है। और दूसरा एक तरीका है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि मान लीजिए अल्कोहल में तो सॉल्युबल हैं, यानी ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, लेकिन जल में वो विलेय नहीं है, अविलेय हैं। ठीक है ना, ऐसे पदार्थ जो कि जल में अविलेय हैं लेकिन अल्कोहल में विलेय हैं। तो ऐसे में हम उन पदार्थों का अल्कोहल में विलयन बनाकर और उसे जल में मिला देते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी हमें एक कोलॉइडल सॉल्यूशन या सोल प्राप्त हो जाता है, तो वो हमारा एक कंडेंसेशन मेथड कहलाता है। और जब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन हम बना लेते हैं तो इसमें क्योंकि हमने विलेय मिलाया है, विलायक मिलाया है, तो कई बार कुछ अशुद्धियां इसमें रह जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में यानी कुछ उसमें आयंस हो सकते हैं या कुछ विलेयी की अशुद्धियां हो सकती हैं। तो इन अशुद्धियों के रहते कई बार ये संभव है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन अवक्षेपित हो जाए, यानी उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाए। तो ऐसी अवस्था में ये आवश्यक है कि हम इन अशुद्धियों को अलग करके कोलॉइडल सॉल्यूशंस को प्यूरिफाई करें या उसका शुद्धिकरण करें। तो उसके शुद्धिकरण के लिए यहाँ जो प्रोसेस काम में लिया जाता है उसको हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस एक सामान्य शब्द है आजकल, क्योंकि कई लोग ब्लड की डायलिसिस कराने के लिए हॉस्पिटल्स जाते हैं। तो सेम वही तरीका है, तो जिस तरीके से डायलिसिस के द्वारा हॉस्पिटल्स में ब्लड का शुद्धिकरण किया जाता है, उसमें से अशुद्धियां अलग कर दी जाती हैं और शुद्ध ब्लड वापस हमारी वेन्स में चला जाता है, तो उसी तरीके का प्रोसेस है डायलिसिस। यहाँ पर जब हम उस कोलॉइडल सॉल्यूशन को किसी परमेबल मेम्ब्रेन में से प्रवाहित करते हैं या चर्म पत्र में से प्रवाहित करते हैं, डिफ्यूज कराते हैं, तो ऐसी अवस्था में जो क्रिस्टलॉइड है वो तो उसमें से पार हो जाता है और कोलॉइडल सॉल्यूशन उसमें से पार नहीं हो पाता और वो अलग हो जाता है, तो वो डायलिसिस कहलाता है। उसी का एक तरीका दूसरा अल्टरनेट है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस में दो इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स प्रयोग में लाए जाते हैं और जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसको एक थैली में लेकर हम जल में या किसी माध्यम में इसको डुबो देते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक पोटेंशियल लगाकर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या विभवांतर जिसको हम बोलते हैं, वो लगाते हैं। उससे कोलॉइडल विलयन में उपस्थित आयंस विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन कर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं और हमारा वो कोलॉइडल सॉल्यूशन शुद्ध हो जाता है।
तो इसको हम विद्युत अपोहन या इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। तो अपोहन या विद्युत अपोहन के द्वारा हम इसको शुद्ध कर पाते हैं। इनके गुणधर्म की यदि हम चर्चा करें तो पहला तो ये है कि हेट्रोजीनियस होते हैं, विषमांगीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इसमें दो प्रावस्थाएं हो गई, एक प्रक्षिप्त अवस्था और एक प्रक्षिप्त माध्यम। तो ये दो प्रावस्थाएं यहाँ पर हो गई, तो इनको हम द्विप्रावस्था तंत्र भी कहते हैं। स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो ये स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, तो आसानी से यदि उनमें अशुद्धियां नहीं है तो ये आसानी से स्कंदित या प्रेसिपिटेट नहीं होते। लंबे समय तक इनको स्टोर करके रखा जा सकता है और ये नीचे भी आसानी से नहीं बैठते। लेकिन यदि हम इनको किसी सेंट्रीफ्यूगल मशीन में से निकालें या प्रोसेस करें तब उनके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। अदरवाइज यदि उनको हम सामान्य अवस्था में रखें तो ये स्थायी होते हैं और नीचे नहीं बैठते। ऑस्मोटिक प्रेशर इनका कम होता है और जो मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या चर्म पत्र होता है, उसमें से ये आर पार या डिफ्यूज नहीं होते। लेकिन यदि हम फिल्टर पेपर से अगर छानने का प्रयास करेंगे तो ये फिल्टर पेपर के आर पार हो जाते हैं, तो वहां से वो उनको हम फिल्टर नहीं कर पाते। इसके अलावा इनमें दो विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज और होती हैं, काइनेटिक प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें कि हम ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस तरीके की प्रॉपर्टीज ये विलियन और दिखाते हैं। इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम विस्तार से अलग वीडियो में चर्चा करेंगे।